नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। ये बैठक हरियाणा भवन में हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी समेत दूसरे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक को लेकर बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में न कहते हुए इशारा कर दिया कि बीजेपी प्रदेश में बिना गठबंधन सभी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी जनता सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने वाली है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी 5 मार्च को। कैबिनेट की अहम बैठक हो सकती है। पहले 6 मार्च को यह बैठक होनी थी और उसके बाद जो बता दें, अब यह बैठक 5 मार्च को होगी। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, पहले 6 मार्च को यह बैठक होनी थी, जो कि अब 5 मार्च को होगी। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। 5 मार्च को यह कैबिनेट बैठक होगी। 6 मार्च को पहले इसकी तिथि तय थी, अब जो है 5 मार्च को इसकी तारीख तय कर दी गई है। 5 मार्च को अब कैबिनेट की ये अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हरियाणा कैबिनेट मिनिस्टर की 5 मार्च को बैठक होगी। चंडीगढ़ हरियाणा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है 5 मार्च को। कैबिनेट की अहम बैठक बताई जा रही है। पहले 6 मार्च को ये कैबिनेट की बैठक होनी थी, जिसके बाद अब 5 मार्च को इसकी तारीख तय की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। हिमाचल में सुक्खू सरकार के गिरने की अटकलों पर विराम लग चुका है। पर्यवेक्षक के तौर पर हिमाचल पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि हमने सभी से अलग अलग बात की है, सभी एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे और लोकसभा चुनाव में 4 सीटों में जीत हासिल करेंगे। 6 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। सरकार और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन ये कमेटी बिठाएगी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी के सामने अभी लोकसभा चुनाव की चुनौती है, पार्टी एकजुट होकर उसके लिए काम करेगी। नाराजगी के मसलों पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होगा तो वह अपने सारे मुद्दे कमेटी के सामने रखेंगे। जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं। इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहां से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूं कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, जो आपका हमेशा स्वागत है। मैंने इस बारे में मैं तो चाहूंगा, पर उनकी तो टेलीफोन भी नहीं लिए जा रहे, पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ है। उनके टेलीफोन नहीं लिए गए। उनके हमारे उनकी पत्नियां देखिए, उसमें से 2 विधायक की वाइफ्स मेरे घर में आए, मुझसे मिले। जी, आपको नहीं लगता ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि देखिए कहीं ना कहीं हमारा ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हम शराफत में ज्यादा रहे और सबने सबसे पहले बता दिया जो वहाँ हुआ है और जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ले ली है। और ये राज्यसभा का इलेक्शन में हमारी मेरी अपनी भी कमी रही, पर इंटेलिजेंस की भी कमी रही। खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर देश के नंबर 2 या 3 पर जो आते थे, उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाकर हमने फील्ड में उतारा था। उसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सके, उस बात का हमको सबको बहुत खेद है। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है। वैसे तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड में जाकर ये संदेश दे ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि फिर भी
फिर भी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जो हम करेंगे। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद के गांव त्योड़ी पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या नहीं, इसका फैसला एनडीए की बैठक में होगा। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बारे में कहा कि पंजाब सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद करे तो किसान आंदोलन का समाधान जाएगा। हरियाणा एमएसपी पर पहले ही 14 फसलों को खरीद की जा रही है। वहीं हिमाचल कांग्रेस में फूट के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला बचते हुए नजर आए और कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। देश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करनाल में है और आगे की पृष्ठभूमि और कैसे संगठन की कार्रवाई करनी है वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से दिशा निर्देश जैसे मिलेंगे उसके उपरांत पार्टी काम करेगी। नफे सिंह राठी की हत्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सीबीआई को जांच दे दी है, परिवार की भी ये मांग थी। मुझे ये पता तो चला है टीवी के माध्यम से ही कि दोबारा भी कल रात को कोई थ्रेट आए है और एसपी झज्जर गंभीरता से उसको भी मॉनिटर करें। गठबंधन से लड़ा जाएगा चुनाव, बड़ी आस। ये फैसला तो एनडीए में होगा, ये तो ना तो मैं कह सकता ना कोई और कह सकता। एनडीए की बैठक होगी, उसके बाद निर्णय लगेगा। सर, अवैध शराब पर हो रही है, क्या करें? जैसे कि बता रहे कांच की देखिए, बिल्कुल ग्लास बॉटल्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है पॉलिसी में और कल से जितनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और नफे सिंह राठी की हत्या पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नफे सिंह राठी हत्याकांड का मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। राज्य की एसटीएफ और सभी जिलों की पुलिस इस मामले को ट्रेस करने में जुटी हुई है। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अगर इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीमों की संख्या बढ़ानी पड़े तो उसे भी बढ़ाया जाएगा। सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दिया है और इसकी स्टेट एसटीएफ भी और सारे जिलों की पुलिस भी इसको ट्रेस कर रही है। हमारी विधानसभा के 2 बार सदस्य भी रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य भी हैं। दुखद क्षति है, परिवार को इसमें परमात्मा शक्ति दे और जल्द जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनको ट्रेस भी किया जाएगा और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह के बाद अब परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी फोन के जरिए मिली है। कॉल तब आया जब बहादुरगढ़ स्थित घर पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद थे। बता दें कि पुलिस अभी तक राठी हत्याकांड के गुनहगारों को नहीं पकड़ सकी है। तो वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सामने नफे सिंह राठी के परिवार के पास धमकी भरा फोन आया था। दीपेंद्र ने दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। वहीं उनका कहना है कि नफे सिंह राठी के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। उन्होंने भगवान से नफे सिंह राठी की आत्मा को शांति देने की भी प्रार्थना की है। स्वर्गीय नफे सिंह राठी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर इस परिवार को इस दुख की घड़ी, इस पीड़ा घड़ी सहने का शक्ति दे, उनके सभी चिंतकों को शक्ति दे और उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज हरियाणा के अंदर मौजूदा सरकार ने जंगल राज हरियाणा को तब्दील करने का काम किया है। जंगल राज स्थापित हो गया। हर रोज हरियाणा के कोने कोने से ऐसी अपराधों की जो खबर आ रही है, इनेलो की प्रदेशाध्यक्ष रही नफे सिंह राठी हत्याकांड के बाद अब उनके परिवार को भी फोन पर धमकी मिल रही है। लेकिन पुलिस ने नफे सिंह राठी के परिवार को फोन पर धमकी देने वाले की पहचान होने का दावा किया है। एसपी डॉक्टर आरपी जैन ने खुद अपने झज्जर कार्यालय में इसकी पुष्टि की है। एसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की 2 टीमें नफे सिंह राठी के परिवार को धमकी देने वाले मामले पर काम कर रही है। उधर एसपी ने हत्याकांड में आरोपी ठहराए गए बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और कांग्रेसी नेता विजेंद्र राठी को मामले में पूछताछ के लिए नोटिस दिए जाने की भी बात कही है।
आपको बता दें कि नफे सिंह राठी के परिवार को अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिस पर एसपी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मामले में पुलिस की 2 टीमें तैनात की गई हैं और पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। नफे सिंह राठी की हत्या के बाद अब उनके परिवार को भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। ये उसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और ये व्यक्ति पहचान में आ गया और शीघ्र ही जो है उसको अरेस्ट किया जाएगा। फिर क्या अपडेट है? उसमें टीम लगी हुई है और जो ये हत्या का मामला था उसमें जो भी नामजद आरोपी हैं उसमें एक विजेंद्र राठी को नोटिस दिया गया है और उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। बाकी हमारी टीम जो है वो रेड कर रही है अलग अलग जगह और हम लोग अनुसंधान में लगे हैं और शीघ्र से अतिशीघ्र जो है जो भी मुख्य आरोपी थे उनको अरेस्ट किया जाएगा। सर, अब तक कितने जो इसमें एफआईआर में नाम हैं, कितने लोगों से पूछताछ हो? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनधीर सिंह मान ने दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत चली। मनधीर सिंह मान ने लोकसभा चुनाव को लेकर फरीदाबाद से अपना आवेदन रखा। मुलाकात के बाद मनधीर सिंह मान ने बताया कि बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है, अगर कांग्रेस टिकट देती है तो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। देखिए, फरीदाबाद से पूरी तैयारी चल रही है और आज से ही नहीं 2012 से मैंने जनता के पास जाके हर गली नुक्कड़ या जो भी संस्था बनी है सबकी उनकी दुख दर्द की आवाज को उठाने का काम किया, उनके साथ मिलकर काम किया है। और आज फरीदाबाद का तो इतना बुरा हाल हो चुका है, जो वहां के हमारे एमपी हैं कृष्णपाल जी 2 बार लगातार बने हैं, उन्होंने फरीदाबाद को सिर्फ गड्ढे की तरफ ले जाने का काम किया। फरीदाबाद में कोई विकास नहीं कर पाए हैं और फरीदाबाद का इतना बुरा हाल है जिसको आज पूरी जनता त्राही त्राही मचा रही है। हर वर्ग फरीदाबाद में परेशान है और फरीदाबाद से बिल्कुल सत्ता को बदलना चाहते हैं। फरीदाबाद से क्या, जिस हिसाब से जनता का आक्रोश और जो राहुल जी की रैलियां कामयाब हो रही हैं, पूरी देश से ही इन बीजेपी सरकार को हटाने का काम जनता करेगी। देखो, ये तो पार्टी का निर्णय है, जब पार्टी मोहर लगाएगी, जब मैदान में उतरेंगे सारे जो भी जिनको भी पार्टी टिकट देगी सब अपनी तैयारी करेंगे। बाकी हरियाणा सरकार ने एक आईएएस और एचसीएस अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। बता दें कि 2003 बैच के आईएएस अमित अग्रवाल को फरीदाबाद जिले के प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अग्रवाल के पास उनके वर्तमान कार्यभार बने रहेंगे। वहीं एचसीएस राजेश कुमार को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार वर्तमान में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में बतौर ज्वाइंट डायरेक्टर तैनात हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक पति ने अपनी पत्नी पर एसिड डाल दिया। ये घटना बीती देर शाम पालम विहार के अंसल मॉल के बाहर की है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी पर एसिड अटैक कर दिया। एसिड अटैक के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद आनन फानन में पीड़िता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। महिला के हाथ, पैर और कमर झुलस गए हैं। वहीं गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसको घायल किया था और घटनास्थल से फरार हो गया था। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है। जो शिकायत दी गई है उसका भतीजा है नूर अहमद, उसने शिकायत दी है। तो उसमें उसको कॉल आया था कि उसकी बुआ के ऊपर किसी ने कुछ डाल दिया है, तो वो रास्ते में पड़ी हुई है। तो जाके देखा तो पुलिस को कॉल आया, पुलिस भी मौके पे पहुंच गई। तो देखा तो उस पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ कुछ ऐसा लगा जिसमें कपड़े उसके कुछ जल गए थे, थोड़े बैक पे उस पर लगा था। तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद वहाँ पे जो कंप्लेंट उसके भतीजे ने दी तो उस पर एफआईआर लॉन्च कर दी और उसको सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। तो उसमें जो डाउट है उसका उसके पति से झगड़ा चल रहा है, तो कुछ ऐसा सामने आया है उसमें।
कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी ने कहा, शर्तों पर आंदोलन नहीं होते हैं। किसान नेता सरवन सिंह बंदेर की ओर से बीते दिनों दिए गए बयान, जिससे कहा गया था कि एसकेएम और दूसरे किसान संगठनों से आंदोलन से पहले की बातचीत की गई थी। गुरनाम सिंह चंदूनी ने कहा, पास 2 लोग आए थे, लेकिन वो आंदोलन की घोषणा कर चुके थे। उन्होंने उन्हें कहा था कि आप पहले दल्लेवाल से बातचीत कर आए कि वो उनका साथ लेंगे या नहीं। इस मीटिंग के बाद उनसे कभी कोई बात नहीं की गई। उन्होंने शर्त रखी थी कि राजनीतिक व्यक्ति का समर्थन नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले तो जो इस किसान आंदोलन में शहीद हुआ है लड़का, उसको हम श्रद्धांजलि देते हैं, उसका संस्कार है, जाएंगे भी वहां। तो सबसे पहले तो हम पूरी भारतीय किसान यूनियन के लोगों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। परमात्मा उनको अपने चरणों में लगाए और परिवार को शक्ति दे। सैनिक तो बहुत उनकी जो है कुर्बानी है देश के लिए, अपने कौम के लिए, किसानों के लिए। साथियों, आज हम जिस मैटर पे बात कर रहे हैं, परसों बंदेर साहब ने और योगी किसान मजदूर कमेटी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसका जवाब देना जरूरी हो गया है, इसलिए बुला रहे हैं। कोई हम ये नहीं उनकी विरोधता कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर जो भ्रांति फैल गई है उसको। खबर भिवानी से है, जहां केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं पिछले 5 वर्षों के दौरान चलाई गई, जिसका सीधा लाभ किसानों तक पहुंच रहा है। किसान इन योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं, बल्कि इससे फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की ओर से किसानों के लिए लागू की गई योजना पर दी जाने वाली सब्सिडी और विभिन्न फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अब सीधे रूप से किसानों तक पहुंच रहा है। किसानों ने बताया कि कृषि कार्यों से जुड़े अधिकतर कार्यों को ऑनलाइन किए जाने से अब उन्हें पटवारियों और अधिकारियों के धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सीएचसी सेंटर पर जाकर कार्य आसानी से करवा पाते हैं, जिससे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधा उनके खातों तक पहुंच जाता है। मेरा नाम राहुल सिंह शेखावत है, गांव रिवाड़ी खेड़ा से हूं मैं। तो जी, सरकार ने ट्यूबवेलों के लिए पहले कनेक्शन के लिए हमें 10-10 साल 5-5 साल वेटिंग करना पड़ता था, फाइल लगानी पड़ती थी। अब सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है सोलर ऊर्जा के लिए। ऑनलाइन अपना फार्म भरो और तुरंत 2 महीने में अपना कनेक्शन प्राप्त करो। बड़ी अच्छी सरकार है। पहले तो 10-10 साल 5 साल लग जाते थे कनेक्शन के लिए, अब नहीं लगते। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किसानों के लिए, ये बड़ी अच्छी स्कीम चलाई है और बहुत ही बढ़िया सरकार है। नाम नरेंद्र है जी। ड्रोन तो स्प्रे बहुत अच्छी हो रही है। 100 रुपया मार्जिन हूँ, 400 रुपये ले लें दिहाड़ी के, 600 रुपये दुआई आ जाए। ड्रोन में बहुत अच्छी बात दे रखी सरकार ने, सुविधाएं बहुत दे रखी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। कई फसला को दे दिया और ओरा पर भी दे देगी। मोदी सही काम कर रहा है देश के लिए, देश ने बढ़िया डाल चला रहा है और जमींदारा के लिए तो बहुत अच्छा काम सोच रहा है। समर्थन मूल्य बढ़िया दिया है, कई फसलों पर दे दिया और आगे और फसला पर भी दे देंगे। और पहले धक्के खाने पड़ा कर दे, बैंक में पीछे आ जाए खाते में और खाते में जमींदार लिखवा लिया हो, नहीं पहले बाड़ियाँ 2 चक्कर काटनी पड़ा कर दे, आड़तिया 2 चक्कर काटनी पड़ा कर दे। ये तो अच्छा काम कर रखा है मोदी ने। सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है और पहले बहुत धक्के खा करते, सारा काम ऑनलाइन कर दिया और ना कितने धक्के खाने की जरूरत, कदे पटवारियां पीछे डोला करते, कितने बाबा चक्कर काटा करते, ऑनलाइन काम कर दिया, बहुत बढ़िया। हम तो मोदी के गुण गावांगे। मेरा नाम श्री भगवान है। अच्छा जी, मैं जमींदार आदमी हूँ और सरकार को अच्छी सुविधा दी है, जिस तरह भाई एरो है, कल्टीवेटर है, मशीन है, इन पर सब्सिडी भी दे रखी है। जमींदार के लिए फायदे की बन रहा है, अच्छी चीज दी है इसको। हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का। ऐसा काम करते रहेंगे तो हम इनके साथ चलते रहेंगे। की गई है,
जिसमें सीआईए वन पुलिस टीम ने लूट, डकैती और अपहरण कर फिरौती मांगने वाले गिरोह का फांदाफोड़ किया है। मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों से पानीपत की 3 वारदातों का खुलासा हुआ है। वारदातों के बारे में थाना चांदनी बाग और थाना औद्योगिक सेक्टर 29 में अभियोग दर्ज है और सीआईए वन प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि उनकी टीम को बुधवार देर शाम गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि चौटाला रोड पर बरेजा कार में 7 युवक किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में स्टेडियम के पास खड़े हैं। टीम ने मौके पर दबिश देकर कार सवार 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद ही मामले में खुलासा हुआ। गिरफ्तारी के दौरान इन्होंने जो है कन्फेस भी किया है कि इन्होंने उस व्यापारी जो ललित हैं उनका अपहरण किया था और फिरौती मांगी थी। उनसे जो वारदात में प्रयोग हुई जो गाड़ी थी वो हमने मौके पे बरामद होगी, ब्रेजा गाड़ी। लेकिन इसमें और भी रिकवरियां हैं, वो भी हम रिमांड सीख करेंगे माननीय न्यायालय से। बाकी रिकवरियां हम उस दौरान करेंगे। 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए हैं। जो शर्मा ट्रेडिंग एग ट्रेडिंग वाले थे, जो सोनौली रोड पे जो वारदात हुई थी, उसमें भी ये सारे व्यक्ति कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन उसमें भी जो हमने उसको गुप्त सूत्र से हमें सूचना मिली कि उसमें शामिल 2 व्यक्ति जो हैं ये हमने गिरफ्तार किए हैं डार बाईपास से, अजय और गुलबार। 2 व्यक्ति वहां से गिरफ्तार हुए हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए इन तीनों वारदातों में एक व्यक्ति मास्टरमाइंड है। ये व्यक्ति है प्रवीण, गांव सिवा का रहने वाला है। खबर गुरुग्राम से है, जहां शहर की पॉश कॉलोनी आरडीसीटी के निवासियों ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने पीने का पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं न मिलने के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि 2 साल पहले नगर निगम ने उनकी इस बिल्डर कॉलोनी की टेकओवर किया था, जिसके बाद से उन्हें समस्याओं से निजात नहीं मिली। कई बार नगर निगम के अधिकारियों से गुहार भी लगाई गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। लोगों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। सुनवाई न होने से परेशान लोगों ने निगम कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। बताइए जी। चैताली मंडोत्रा। चैताली जी, महिला है आप, किचन में भी पानी की बहुत समस्या है, आपको कितना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? एक तमाशा बना हुआ है। एक तरफ से हम आरडब्ल्यूए में हैं, हमें तो 12,000 लोगों के कॉल्स भी आ रहे हैं और साथ में अपना परिवार भी देखना है, अपना बच्चा भी देखना है। 84 आवर्स से देयर वाज नो वाटर। इज इट पॉसिबल कि एक वॉल्व और एक मोटर ठीक कराने के लिए उनको 84 आवर्स लग गए? ये तमाशा चल रहा है एमसीजी का। और सबसे सीरियस बात ये है कि अधिकारी कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। बहुत परेशानी है कि हमें रोड्स भी ना रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पानी आता है और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हमेशा होती है। हमारे के सामने कॉलोनी है, उसका कभी पावर, उससे कभी बिजली जाती नहीं है, लेकिन आरडीसीटी की इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हमेशा होता है। हमारे रोड से हमारी गाड़ियां सब खत्म, उनके शाकर खत्म हो गए, स्ट्रीट लाइटें वर्किंग ऑर्डर में नहीं है। ये सारा इनकी देन है हमारी एमसीजी। अंकल जी, अभी तक आप किन किन अधिकारियों से अपनी गुहार लगा चुके हैं समस्या? हर एक जो भी है, जो चीफ इंजीनियर है, एमसीजी कमिश्नर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, सारे जितने भी हैं वो सब क्या आश्वासन देते हैं? चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।